ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में दुनिया में अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग सोशल वैल्यूज होते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। जस्ट मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ कि हमने कौन से पॉइंट्स देखे थे। मैं थोड़ा सा पेन को कर लेता हूँ मोटा, लिख सकूँ अच्छे से। चलो, जैसे सोशल वैल्यूज, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो समझ लेना कि दुनिया में अलग अलग जो देश है, राज्य है, क्षेत्र है या सोसाइटी है, अलग सोसाइटी में अलग सोशल वैल्यूज क्यों होते हैं, उसके हमने 5 रीजन देखे थे। एक तो डिपेंड करता है उसके पीछे जियोग्राफी, जियोग्राफिकल रीजन, जियोग्राफिकल रीजन। दूसरा हमने देखा था डेमोग्राफिकल रीजन, डेमोग्राफिकल रीजन। तीसरा हमने देखा था रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल, लॉजिकल। फिर चौथा हमने देखा था इकोनॉमिकल, और फिर पांचवा हमने देखा था पॉलिटिकल। ये 5 पॉइंट हमने देखे थे। आज हम ये समझेंगे कि जब यहाँ तो हमने सोसाइटी के बारे में समझा कि अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। आज हम ये समझते हैं कि जब कोई एक इंसान काम करता है, कोई भी काम करता है, तो उसके द्वारा किया गया काम मोरल है या इमोरल है। अगर मोरल और इमोरल है तो कितना है, इस बातों को अगर हमें डिसाइड करना रहेगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ट, इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्ट। ठीक है, यानी कि किसी इंसान ने कोई काम किया तो वो काम मोरल है या इमोरल है, और दोनों है तो कितना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। जैसे मैं कहूं कि ये कौन है, मिस्टर रॉबिन, मिस्टर रॉबिन है, ठीक है। रानू मंडल नहीं, मिस्टर रॉबिन है। अब मिस्टर रॉबिन ने, देखो काम 2 तरीके का होता है ना। एक तो ऐसा जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, और एक ऐसा जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर कोई अच्छा काम करना है तो अच्छे काम के लिए सोचना नहीं पड़ता है, जस्ट डू इट, हम कर देते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हमें अल्टीमेट जो हमारी एम होती है, हमारी हैप्पीनेस होती है, तो हम अच्छे काम को कर देते हैं। लेकिन जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है ना। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ, जैसे काम होता है, एक तो पॉजिटिव वर्क होता है और एक होता है नेगेटिव। तो हम इसमें जितने भी अभी एग्जाम्पल लेंगे जैसे समझने के लिए, उसमें हम पॉजिटिव वालों का न लेकर के नेगेटिव वाला एग्जाम्पल लेंगे। लेकिन इथिक्स पढ़ते वक्त दिमाग में हमेशा यही याद रखना कि कोई भी चीज सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है ना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर यूं कहूं कि जैसे इन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया, पड़ थप्पड़ मारा। अब ये थप्पड़ मारना वो मोरल है या इमोरल है, इमोरल है। हम इस बात को कैसे डिसाइड करेंगे, और अगर ये है तो ये कितना, हाउ मच, हाउ मच, मोरल और इमोरल, ये कितना मोरल या इमोरल है, हाउ विल यू डिसाइड, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है,
तो जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे केसेस आए, मान लो कि तुमको एक जज बना दिया जाता है और तुम्हारे सामने कोई केस आता है, तो तुम्हें उस केस के लिए जब तुम अपना निर्णय दोगे, वर्डिक्ट दोगे, तो उस वर्डिक्ट में तुम्हारे 5 फैक्टर इंक्लूड होने चाहिए, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे किसी भी टास्क या किसी भी एक्ट के पीछे की वजह। वो 5 फैक्टर क्या होते हैं हम समझते हैं पहले। तो कोई भी चीज काम मोरल है या इमोरल है या कितना मोरल इमोरल है, उसके लिए हमें 5 फैक्टर को समझना पड़ेगा। कितने फैक्टर को? 5। 5 फैक्टर। पहला फैक्टर क्या होता है कि सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है। सोशल कंटेक्स्ट, सोशल कंटेक्स्ट यानी कि समाज की दृष्टि से हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। दूसरा चीज कि उसने काम क्या किया है, एक्ट। एक्ट मतलब काम, उसने क्या काम किया है, हम उसके बारे में देखेंगे। तीसरा चीज, किया किसने है, एक्टर कौन है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, किसने किया, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हम इसको देखेंगे, ठीक है। चौथी चीज हम देखेंगे कि विक्टिम या बेनिफिशियरी कौन है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, विक्टिम या बेनिफिशियरी। विक्टिम या बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी। जैसे मैंने कहा कि काम तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अगर पॉजिटिव काम करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, नेगेटिव काम रहेगा तो कोई ना कोई विक्टिम होगा, है ना। तो हमें पांचवा चीज देखना है कि विक्टिम कौन है और बेनिफिशियरी कौन है, या विक्टिम या बेनिफिशियरी कौन है, ये चौथा चीज रहेगा। उसके बाद पांचवा चीज हमें देखना पड़ेगा कि जिस इंसान ने जो काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले हैं, रिजल्ट क्या निकला है। कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट। तो बताओ, किसी भी काम को, किसी भी एक्ट को मोरल या इमोरल बताना है तो हमारे दिमाग में कितने फैक्टर होने चाहिए? 5। कौन कौन से? एक सोशल कंटेक्स्ट, समाज की दृष्टि से। दूसरा कि एक्ट कौन सा किया है, काम क्या किया है। तीसरा, एक्टर कौन है, काम किसने किया है। चौथा, ऑब्जेक्ट यानी किसके खिलाफ किया है, किस किस पर हुआ है। और पांचवा, उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो देखो, हम एक एक चीज को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इनको डिस्कस करने से पहले हम इनका एक वेन डायग्राम बनाएं कि सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, फिर उसके अंदर कौन सा आएगा और उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। तो वेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, तो वेन डायग्राम पता है ना, गोला में गोला, गोला में गोला। हाँ, तो एक गोला है, ये बड़ा वाला गोला जो है ये समाज को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सोसाइटी बड़ी होती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद सबसे जो सेंटर पॉइंट होता है वो एक्ट होता है कि भैया काम क्या हुआ है ना। क्योंकि समाज में अगर हम किसी चीज को जज कर रहे हैं, किसी इंसान को जज कर रहे हैं, तो उसके काम से हम जज करेंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, समाज है, और उसका सेंटर पॉइंट क्या है, एक्ट है, ठीक है। अब इस एक्ट को करने वाला जुड़ा रहेगा एक्टर, उसके बाद उससे जुड़ा रहेगा जो बेनिफिशियरी या विक्टिम होगा, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक वेन डायग्राम बनेगा। जब कभी जैसे कि रिटन में लिखना रहेगा मेंस वगैरह में, तो वेन डायग्राम का बड़ा ही इम्पैक्ट होता है। अगर उसको बना देते हो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। क्योंकि एक जो डायग्राम होता है वो बिना लिखे हुए बहुत कुछ कहता है, तो एग्जामिनर समझता है कि नहीं, चलो बढ़िया है, कम शब्दों में तुमने अधिक से अधिक चीजों को बयां कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि इन पांचों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सोशल कंटेक्स्ट, और उसके बाद एक्ट, उसके बाद एक्ट, क्योंकि सोशल कंटेक्स्ट का जो सेंटर है वो एक्ट है, काम है कि काम क्या हुआ है, ठीक है।
अब हम समझते हैं सोशल कंटेक्स्ट को। पहली चीज क्या है? सोशल कंटेक्स्ट। देखो, ये जो समाज है, समाज में अगर हम बात करें तो कोई छोटी चीज तो है नहीं, समाज में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि समाज में सोसाइटी आ जाएगी, समाज में कल्चर आ जाएगा, समाज में रिलीजन आ जाएगा, समाज में इकोनॉमी आ जाएगी, समाज में पॉलिटी आ जाएगी या पॉलिटिक्स आ जाएगी। ठीक है, और भी चीजें बहुत कुछ आएंगी, लेकिन हम इतनी चीजों को लेकर चलते हैं जिससे हम अच्छे से थोड़ी सी समझ सके कि किसी भी काम का सोशल कंटेक्स्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी समाज पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ओके। अब इसको समझने के लिए मुझे एक पिक्चर लेना पड़ेगा भारत का। भारत का एक पिक्चर ले लेते हैं। जो भारत दिखाई दे रहा है, अब देखिए, हम एक एक्ट लेते हैं जैसे कि शादी। शादी क्या एक एक्ट है? बिल्कुल है। मैरिज या लव एक एक्ट है। तो हम एक एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? एग्जाम्पल में लव या मैरिज या मैरिज। अब ध्यान से सुनिए। जैसे हम पहले एक कम्युनिटी ले लेते हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर, सोशल कंटेक्स्ट के अंदर कम्युनिटी भी आ जाएगी। तो एक कम्युनिटी लेते हैं, हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, हिंदू। और फिर एक कम्युनिटी लेंगे हम, मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखो, जैसे आप हिंदू कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हो और अगर आप इस क्षेत्र में हो जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप हो, नॉर्थ इंडिया में अगर आप हो, तो क्या आप अपने ही कजिन ब्रदर या सिस्टर से शादी कर सकते हो? कजिन ब्रदर और सिस्टर। तो नॉर्थ इंडिया में हमको पता है कि भाई अपने ही कजिन ब्रदर या सिस्टर से शादी करना एक क्राइम या सिन माना जाता है। सिन मतलब पाप। वहां पर हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं मानेंगे कि आप अपने ही कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर के साथ शादी करो। तो जैसे मैरिज एक एक्ट है, एक काम है, समझ लो एक तरीके का। अब ये अगर नॉर्थ इंडिया के इस पोर्शन में हो रहा है तो सोसाइटी उसे मोरल मानेगी या इमोरल मानेगी? सोसाइटी के लिए यहाँ पर ये मोरल होगा या इमोरल होगा? इमोरल होगा, इमोरल होगा। लेकिन इसी भारत में अगर आप चले, अभी अगर आप चले जाते हो महाराष्ट्र यानी साउथ इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में यही एक्ट मोरालिटी हो जाती है। यहाँ पर हमें केरला, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कि मैटरनल नहीं, पैटर्नल तो नहीं, पैटर्नल पैटर्नल नहीं, लेकिन जो मैटरनल होता है, मैटरनल यानी मामा की लड़की या मामा के लड़के के साथ आप शादी कर सकते हो। तो महाराष्ट्र और साउथ, अगर साउथ में कर्नाटका, केरला वगैरह में चले जाते हैं तो वहां पर इसे सोसाइटी सिन या क्राइम नहीं मानती है। तो शादी तो एक ही है, भारत में ही हो रही है। और भारत के अलग अलग हिस्से में शादी को लेकर के दो दो जो थिंकिंग है वो बैठी हुई है। नॉर्थ इंडिया में कजिन ब्रदर या सिस्टर से शादी करना सिन या क्राइम माना जाता है, सोसाइटी उसे इमोरल मानती है। लेकिन वही साउथ इंडिया में सोसाइटी उसे क्या मानती है? मोरल मानती है कि नहीं? क्या साउथ इंडिया में ऐसा है कि आप अपने मामा की लड़की से अगर या लड़के से शादी करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है वहां पे, है ना? तो अगर मैं बात करूं कि भाई एक जो एक्शन होता है, एक जो एक्ट होता है या काम होता है, वो काम मोरल है या इमोरल है, उसका सोशल कंटेक्स्ट किस तरीके से निकल के आता है, ये समझ में आ रहा है कि सोसाइटी सोसाइटी एक ही काम अलग अलग सोसाइटी
उसे मोरल भी कह सकती है और इमोरल भी कह सकती है ना? मोरल भी कह सकती है और इमोरल भी। ये मैंने अलग कम्युनिटी भी नहीं लिया, हिंदू ही कम्युनिटी लिया है। इधर भी हिंदू कम्युनिटी ही है, इधर भी हिंदू कम्युनिटी ही है। लेकिन वहीं अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी में देखें, तो मुस्लिम कम्युनिटी में तुम पूरे भारत में कहीं पर चले जाओ, उनके यहाँ प्रथा ही है कि वो अपने चाचा के लड़की लड़के से, मामा की लड़की लड़के से शादी कर सकते हैं। वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनके लिए वहाँ पर कोई इमोरलिटी चीज़ नहीं होती है। उनकी सोसाइटी में वो मोरल है। और ये मोरालिटी उसमें कहाँ से आती है? अगर आप इस्लाम पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि आप जो अपनी शादी करते हो, किसी जान-पहचान वाले से करते हो, तो जिसे आप अच्छी तरीके से जान रहे हो कि भाई इसका बिहेवियर क्या करता है, दारू पीता है, शराब पीता है, नहीं पीता है। आप उसे अच्छे से जान रहे हो, तो आप शादी कर सकते हो। किसी दूर-दराज के लड़के या लड़की से शादी करते हो, तो हो सकता है कि वो सामने आपको कुछ और दिखा रहा है कि मैं तो दारू शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन शादी के बाद वो दारू शराब पीने लगे, तो आपकी जो लड़की हो या लड़का हो, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए उनका जो इस्लाम है, उसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि आप खाली ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकते हो जो एक ही माँ का उन्होंने दूध पिया हो, ठीक है? अगर एक ही माँ का दूध पिया है तो उनसे शादी नहीं कर सकते हो, बाकी जो है किसी अपने चाचा, मामा, बुआ जिसके भी लड़के-लड़की से शादी करना है कर सकते हो। तो उनके सोसाइटी में ये इमोरालिटी वाली चीज़ें नहीं आती है। लेकिन यही अगर हम इधर नॉर्थ इंडिया में देखें तो भाई वो चीज़ इमोरल है और साउथ इंडिया में वो मोरल है हिंदू रिलीजन में। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि रिलीजन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, कल्चर भी होता है, सोसाइटी भी होती है। तो कैसे एक एक्ट का मोरल होना या इमोरल होना वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है? सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर जैसे तुम्हारे सामने कोई केस आ जाता है और तुम्हें अगर ये एस्पेक्ट पता ही नहीं रहेगा, तुम बैठे हो मान लो दिल्ली में और केस आया है महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में किसी ने केस कर दिया है कि हमारी जो चाचा की लड़की है इसने इससे शादी कर लिया है तो हम ये नहीं मतलब कि चाहते हैं कि आप उनको जेल कर दो या कुछ भी करवा दो। तो आप पहले समझोगे ना कि अगर मैं ऐसा डिसीजन दे दूँ, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट चालू हो जाए कि हमारे यहाँ तो ऐसा कल्चर है, आप कैसे ऐसा डिसीजन दे सकते हो? तो आपको तो पूरा चीज़ देखना पड़ेगा कि भई मैं ऐसा डिसीजन दूँ जिससे जनता नाराज़ ना हो, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? पहली चीज़। अब हम दूसरी चीज़ चलते हैं, जैसे हमारा पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भैया सोशल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा चीज़ में हम आएँगे एक्ट यानी काम। दूसरा चीज़ क्या है? एक्ट। एक्ट यानी काम क्या हुआ भाई? काम, ठीक है? काम। अब देखो, जो काम होता है, मैं मान लेता हूँ कि एडल्टरी अब जैसे शादी की बात चल रही है तो उसी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ताकि समझ में आए। एडल्टरी आईपीसी के हमारे भारत में आईपीसी की 497 में पहले एडल्टरी एक ऑफेंस हुआ करता था, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है और ये अभी ऑफेंस यानी अपराध नहीं है। अब एडल्टरी क्या होता है पहले उसको समझ लो। एडल्टरी एक तरीके का तो काम है कि नहीं है? काम है। एडल्टरी क्या होता है कि शादी के बाद अगर पति या पत्नी किसी दूसरे इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन रखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, तो उसे एडल्टरी कहा जाता है। यानी एडल्टरी बिफोर मैरिज नहीं होती है, आफ्टर मैरिज होती है। आफ्टर मैरिज, ठीक है? आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज ये फिजिकल रिलेशन, रिलेशन इसे हम एडल्टरी कहते हैं, ठीक है? एडल्टरी कहते हैं। अब एक बात बताओ, जो इंसान मान लो कि 2 कपल है, शादीशुदा है, इनमें से मैं एक बना देता हूँ, एक ये है और एक ये है, ठीक है? ये है मेल, ये है फीमेल। अब मान लो कि जो मेल है, इसने शादी के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा एक बार, वन टाइम,
वन टाइम किसी दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, ठीक है। और महिला अगर है, महिला मान लो कि ये हर तीसरे दिन फिजिकल रिलेशन किसी दूसरे के साथ मना रही है, यानी यूं समझ लो कि मल्टीपल टाइम, मल्टीपल टाइम। अगर मैं कहूं, पूछूं कि बताओ इन दोनों में से ये जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री की इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है? इंटेंसिटी किसका ज्यादा है? हाँ, मल्टीपल वाला, यानी जो फीमेल है इसके एडल्ट्री की इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। इसको मैं ऐसे एरो से दिखा देता हूं, और इसका इंटेंसिटी इंटेंसिटी कम है, ठीक है, इंटेंसिटी कम है। तो किसी ने कोई काम किया, किसी ने कोई काम किया तो आपको उसके काम की इंटेंसिटी पर भी नजर रखनी है। इसमें एक पॉइंट पहले क्या कंसीडर करना है? काम की इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया है, अब वो मर्डर एक ही बार गला रेत के कर दिया है या मल्टीपल बार चाकू मारा है, तो जब कोई इंसान एक बार किसी को काट के मार देता है तो उसके पीछे अलग रीजन हो सकता है। कोई इंसान किसी को बार बार चाकू घुसेड़ के मार रहा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है उसमें, हो सकता है वो अपना बदला निकाल रहा हो या साइको किलर हो या कुछ हो ऐसा, तो इतना गुस्सा क्यों निकाल रहा है। तो इससे आपको सामने वाले के दिमाग को पढ़ने में हेल्प मिलती है कि अच्छा इसका मोटो क्या रहा होगा, क्यों इसने ऐसा काम किया है। एक बार मार दिया, एक बार में भी आदमी मर जाता, लेकिन बार बार घपा घप मार रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है। तो आपको किसी भी काम की, जो काम हो गया है उस काम की इंटेंसिटी पर फोकस रखना है। पहली चीज क्या करना है? इंटेंसिटी पर फोकस रखना है। क्लियर? हाँ, काम की इंटेंसिटी पर फोकस रखना है। दूसरा चीज ये देखना है उसने जो काम किया है उसका सोशल कंटेक्स्ट क्या है, यानी समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। सोशल कंटेक्स्ट क्या है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब जैसे मैं इसी एडल्ट्री का आपको दो सिनेरियो देता हूं। एडल्ट्री, एक आप है ईरान में और दूसरा आप है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। अब देखो, ईरान में समाज के रूल ऐसे हैं कि वहां पर मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेल को सुपीरियर माना जाता है और फीमेल को इंफीरियर माना जाता है, ठीक है। तो सोचो अगर ईरान में कोई महिला एडल्ट्री करती हुई प्रूव कर दी जाती है या पकड़ी जाती है, तो वहां पर उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, डेथ। और वो डेथ कोई फांसी या गिलोटीन या जहर पिलाकर नहीं होता है, उसे ले जाया जाता है, यहाँ पर गड्ढा किया जाएगा, उसमें पूरे आधे शरीर तक उसे गाड़ दिया जाएगा और नुकीले पत्थरों से उसे मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाएगी। और इसी पर बेस्ड एक ये मूवी बनी है, द स्टोनिंग ऑफ सोराया एम, ठीक है। ये रियल बेस्ड स्टोरी है। इसके बारे में हमने पहले जब हम डिओन्टोलॉजिस्ट और टीलियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट मैं क्लिम्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से ईरान में अगर अगर एडल्ट्री करती हुई कोई फीमेल पकड़ी जाती है तो वहां का समाज किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ईरान में क्या कर दिया जाएगा भाई, आपको स्टोन करके, जिसको हम कहते हैं ना स्टोन पेल्टिंग, स्टोन मार मार के आपकी हत्या कर दी जाएगी। और तब तक स्टोन मारा जाएगा जब तक आपकी हत्या नहीं हो जाती है, ठीक है। लेकिन पूरे यूरोप में, फ्रांस का यूरोप में, तो पूरे यूरोप में फ्रांस को एक ऐसा कंट्री माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एक इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, एक इंडिविजुअल्स की फ्रीडम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंस देता है इंडिविजुअल्स डिग्निटी डिग्निटी और फ्रीडम। यानी वहां पर अगर चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो
एडल्ट्री करते हुए किसी को कोई गिला है, शिकवा है, कोई पकड़ा जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो उस बेसिस पर किसी को सजा नहीं मिलेगी। आप चाहो तो सेपरेट रह सकते हो, आप चाहो तो डाइवोर्स ले सकते हो, ठीक है। पहले भारत में एडल्ट्री एक ऑफेंस था, जैसे कि वहां पर फीमेल जो है मेल को सजा हो जाती थी और फीमेल को सजा नहीं होती थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की जो सेक्शन थी 497 उसे हटा दिया, मतलब उसे नल कर दिया, और एडल्ट्री अभी कोई भी इलीगैलिटी में नहीं आता है, तो उसके बेसिस पर किसी को भी सजा नहीं मिल सकती है। हाँ, आप चाहो तो सेपरेट रह सकते हो, ठीक है, सेपरेट रह सकते हो। तो जो फ्रांस है, फ्रांस क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। भारत भी एक सेक्युलर है, यूएसए भी एक सेक्युलर है। लेकिन एक बात याद रखना, सेकुलरिज्म भी ना दो तरीके का होता है। सेकुलरिज्म दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म किसे कहेंगे? जो कंट्री सारे रिलीजन्स को, ऑल रिलीजन की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है, सबको एक ही नजर से देखता है। भारत में कोई भी रिलीजन हो, सरकार सबको एक ही नजर से देखेगी। यूएसए में कोई भी रिलीजन हो, सरकार सबको एक ही नजर से देखेगी। और नेगेटिव सेक्युलरिज्म उसे कहते हैं जहां पर किसी भी धर्म को किसी नजरिए से नहीं देखा जाता है, यानी उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। रिलीजन हैव नो वैल्यूज, हैव नो वैल्यूज। इसलिए आपने कई बार ये न्यूज सुना होगा कि फ्रांस में जो है बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया, या फ्रांस में मोहम्मद प्रॉफिट के अलग अलग कार्टून छापे गए, जिसकी वजह से बाइकॉट फ्रांस पाकिस्तान में चलने लगा, है ना। या वहां के एम्बेसी से पाकिस्तान वाले कहते हैं कि फ्रांस से अपने एम्बेसडर बुला लो, बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका तो कोई एम्बेसडर है ही नहीं फ्रांस में, है कि नहीं। तो ऐसी चीजें होती है। तो अगर पूछे, जैसे कि कोई किसी ने कहा कि बताओ अच्छा जो भारत है वो कौन से टाइप का सेकुलर है, पॉजिटिव सेकुलर है या नेगेटिव सेकुलर है? तो पॉजिटिव, हाँ, भारत भारत पॉजिटिव सेकुलर है, लेकिन वही फ्रांस नेगेटिव सेकुलर है। फ्रांस में जो है किसी भी रिलीजन को ज्यादा तवज्जो, हाँ, फ्रांस 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 नेगेटिव सेकुलर है, ठीक है, हाँ, वो नेगेटिव सेकुलर है। तो दूसरा चीज समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट कि एक्ट, एक्ट के बारे में जब भी हम देखेंगे कि जैसे कोई काम हुआ है, ठीक है, जैसे कि निर्भया रेप केस हुआ था, तो रेप होता है, मानते हैं कि देश में रेप होता है अलग अलग जगहों पर, बट रेप की इंटेंसिटी देखो कि भाई निर्भया रेप केस में पहले तो रेप किया गया, फिर जो है उसे ब्रूटली मारा गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है ना। तो वहां पर जब तुम्हें सजा सुनानी रहेगी, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये काम की इंटेंसिटी को नजर में रखना ही पड़ेगा, तभी तुम अच्छे से अपने जो है डिसीजन को ले पाओगे। नहीं तो अगर तुम सारे काम को एक ही नजरिए से देखोगे कि जैसे नॉर्मल रेप हुआ उसका भी वही सजा, एकदम ब्रूटल इतना रेप हुआ उसका भी वही सजा, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारे इथिक्स, मतलब जो इथिकल वैल्यूज हैं उस तरीके से, है कि नहीं। क्लियर, ओके। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है हमारा एक्टर, यानी जो काम करने वाला है, ठीक है, एक्टर। मैं यहाँ तीसरा चीज लिखता हूँ, एक्टर। अब देखो, कोई भी इंसान काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हो सकता है कि कुछ सरकमस्टेंसेस हो या कोई ना कोई इंटेंशन हो, तो इसमें हमें सरकमटेंसेस, सरकमटेंसेस, सरकमस्टेंस होता है, सरकमटेंस, सरकमस्टेंस, स्टेंसेस एंड इंटेंशन, इंटेंशन, इन दो चीजों को नजर में रखना पड़ेगा, सरकमस्टेंसेस और इंटेंशंस। जब कभी भी तुम, जिसने काम किया है, जिसने हत्या करी है, जिसने रेप किया है, अगर वो तुम्हारे सामने आता है, उसकी जो चल रहा है, केस चल रहा है, तो तुम्हें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू चेक, नीड टू चेक। पहली चीज तो तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना पड़ेगा,
बैकग्राउंड। जैसे किसी ने कोई हत्या करी, कुछ रेप किया या कुछ भी किया, तो पहले ये देखो उसकी एज क्या थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, उसकी एज क्या थी। फिर दूसरा चीज, तो जेंडर क्या है उसका, कौन है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जेंडर क्या है। तीसरा चीज देखना है कि भाई उसका एजुकेशन, एजुकेटेड है या उसके पीछे की क्या कहानी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, कि माँ थी कि नहीं थी, क्योंकि हमने एथिक्स में पढ़ा है कि ऐसे बच्चे जिनकी माँ नहीं होती है उनके ज्यादा ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो जाए, है ना। तो उनकी फैमिली चीजों को देखना है। फिर कोई मेडिकल फैक्टर तो नहीं है, मतलब कि वो साइको, मतलब साइको था या उसका कोई मेडिकेशन चल रहा था, या किसी कुछ कुछ खा पी के मार दिया है, कैसे कर दिया है, तो कोई मेडिकल फैक्टर या फिर कोई फाइनेंशियल फैक्टर। तुम्हें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये 4-5 पॉइंट याद रख लो। जैसे एज हो गया, एज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, कौन से एज में है, जैसे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं 17 से 19-20 साल की एज में, है ना। तो उस एज में है, माइनर है या मेजर है, उसके बाद लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, ये चीज, फिर पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजों को तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि उसने जो कांड किया है, जो काम किया है, उसका इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस क्या था, यानी उसके पीछे तात्कालिक कारण क्या था। इमीडिएट इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसने जो काम किया, क्या इसको किसी ने टॉर्चर किया था तब जाकर के किसी को मार दिया। तो हो सकता है किसी ने टॉर्चर किया हो, या बुली कर रहे थे लोग, रोज सताते थे, एक एक सताते सताते ये एक दिन इसका सब्र टूट गया और इसने पेन ही घुसेड़ दिया आंख में, हाँ? या किसी ने उसे उकसाया हो कि जा उसको मार दे, नहीं तो मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा। तो इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ऑफेंस, इंसाइटमेंट मतलब उकसाना, किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, ठीक है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। हाँ, तो हमें सर्कमस्टेंसेस में ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई कहीं उसे टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा था, बुली तो नहीं किया जा रहा था, या दूसरा चीज कि उसने किसी को अगर पीटा है, मारा है, तो क्या उससे जबरदस्ती तो नहीं करवाया गया है। क्योंकि सजा हमें उसी हिसाब से देना होगा उनके माइंडसेट को देख करके। बहुत बार क्या हो जाता है कि इंसान गलती कर देता है, लेकिन उसके पीछे वजह होती है, वो जानबूझ के गलती करना नहीं चाहता है, बट करवा दिया जाता है। तो अब गलती किया है तो सजा तो देंगे ही देंगे, लेकिन फिर उसी हिसाब से सजा देंगे कि कम देना है, ज्यादा देना है, जानबूझ के किया तो ज्यादा देना है, कम जानबूझ के नहीं किया है, किसी ने करवाया है तो हमें कम सजा देनी है कि नहीं। तो दूसरा चीज हो गया इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस। तीसरा चीज हमें देखना है कि उसका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन मतलब उसने जो काम किया है, जो हत्या की है, तो जानबूझ के की है, इंटेंशन, ठीक है। जैसे कि वांटेड टू हार्म, क्या वो किसी को मारना चाहता था, हार्म करना चाहता था, वांटेड टू हार्म, या वो मारना नहीं चाह रहा था, सेल्फ डिफेंस में मार दिया, या सेल्फ डिफेंस में मार दिया। कई बार होता है ना कि कोई हमें बंदूक लेकर के मारने आ रहा है और हमारे पास, हम ऐसे डर रहे हैं, तब तक पीछे हाथ गया, चाकू मिला और हमारा हाथ आगे चला गया और उसके पेट में घुसेड़ दिया, वो बंदूक लेके ही मर गया। तो हम उसे मारना थोड़ी चाह रहे थे, वो तो हमें मारने आ रहा था। अब हमारे हाथ में जो आया, हमने अपना सेल्फ डिफेंस किया, वो मर गया। हाँ? या तो ऐसा हो जाए कि जैसे कोई, आप पूरे परिवार आपका सोया है, कोई घर में घुसा और जो है बंदूक लगा करके सबको जो है एक लाइन से खड़ा कर दिया। अब आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, उसके सर पर उसने बंदूक तान दी है और उसको मारने वाला है, लेकिन किसी वजह से आपको किसी दूसरे चोर की जो बंदूक है मिल जाती है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे।
उसे थोड़ी कहोगे अच्छा लो तुम्हारा बंदूक गिर गया दोबारा ले लो, आप मार दोगे उसको, है कि नहीं? तो अब ऐसी सिचुएशन में जब जैसे कि आपने मार दिया, हत्या तो हो गई है, बट जब आपको सजा दी जाएगी तो जज को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों इसने मारा है? ये थोड़ी मारना चाह रहा था या मारनी चाह रही थी। ये तो सिचुएशन ऐसे-ऐसे क्रिएट हो गए, तो उन्हें ऐसा कदम लेना पड़ा। तो इंटेंशन इंसान का देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे हमने एक केस स्टडी पहले पढ़ा था थोड़ा-सा कि एक नदी थी, नदी में 3 बच्चे डूब रहे थे और ऊपर से सब लोग देख रहे थे। अचानक से एक आदमी कूद जाता है और कूद करके उसके बाद वो बच्चों को बाहर लेकर के आता है, तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि आप तो बड़े बहादुर हो, आपने कूद करके बच्चों की जान बचाई। तो पूछता है कि वो सब ठीक है लेकिन मुझे धक्का किसने दिया? है ना? तो क्या वो जानबूझ के नदी में कूदा था? नहीं, उसका इंटेंशन तो था ही नहीं उन बच्चों को बचाने का, लेकिन उसने बचा लिया। मतलब वो बचाना भी नहीं चाह रहा था, वो तो हाथ-पैर मार के उन्हें छुड़ा रहा था, वो छोड़े ही नहीं, वो आ गए उसके साथ। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब ये पता चलता है, तो क्या तुम उसे भारत रत्न लोगे? नहीं, है कि नहीं? बोलोगे तो मतलब क्या ही है इसका इंटेंशन था ही नहीं बचाने का, तो गलती से बच गए वो लोग, है ना? तो एक्टर जो काम जिसने जो किया है, उसके जब वो तुम्हारे सामने हो तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसका बैकग्राउंड, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस और उसका इंटेंशन। ठीक है? बैकग्राउंड, इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस और इंटेंशन। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें, तो चौथा चीज़ क्या है हमारा? चौथा चीज़ है हमारा ऑब्जेक्ट या विक्टिम या बेनिफिशियरी, है ना? ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं चौथा चीज़ द विक्टिम और बेनिफिशियरी। अगर कोई अच्छा काम होगा तो बेनिफिशियरी होगा, खराब काम हुआ तो विक्टिम होगा, ठीक है? अब जैसे हम यहाँ पर विक्टिम का केस लेते हैं, बेनिफिशियरी तो मैंने जैसे बताया कि भाई अच्छे काम के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, आदमी कर देता है। सोचना वहाँ पड़ता है जब कुछ गलत हुआ रहता है ना? तो अब विक्टिम में हम ले लेते हैं, जैसे निर्भया रेप कांड हुआ था तो रेप विक्टिम ले लेते हैं, रेप ठीक है? रेप विक्टिम है। जब ये विक्टिम तुम्हारे सामने जाएगी, तो तुम्हें ये देखना है कि अच्छा विक्टिम की एज क्या है? विक्टिम का एज एज जैसे मान लो कि 2 एज देता हूँ। तुम्हारे सामने एक महिला है, 30 साल की है, उसके साथ रेप हुआ है। एक बच्ची है 3 साल की, उसके साथ रेप हुआ है। अब बताओ, इन दोनों में से जब जो एक्टर रहेगा, जो रेपर रहेगा, वो तुम्हारे सामने रहेगा, तो तुम किसके केस में तुम्हारा मन एकदम नहीं मानेगा कि इसे छोड़ना है? 3 साल वाले में, है ना? कि एक मतलब छोटी बच्ची के साथ मतलब इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है कोई? तो हमें विक्टिम की एज को ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ कि जेंडर ध्यान में रखना है। जेंडर जैसे तुम्हारे सामने 2 केस जाता है। एक है मेल और एक है फीमेल। अब मेल जो है वो बायोलॉजिकल तौर पर फीमेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? मेल जो है वो बायोलॉजिकल तौर पर फीमेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब कोई कांड किसी मेल ने किया है और जब कोई काम किसी फीमेल ने किया है, तो बताओ इसमें किसको ज़्यादा सज़ा मिलने के चांसेस है, मेल को या फीमेल को? मेल को, क्योंकि लोग ये मान लेते हैं कि भई जो मेल है, मेल ताकतवर है, इसने ज़्यादा ब्रूटल ज़्यादा जो है उसको पीटा होगा फीमेल को। फीमेल के पास उतनी ताकत नहीं है, उसने उसको कहाँ पीटा होगा? जहाँ अगर फीमेल 4 झापड़ मारेगी, मेल 1 मुक्का मार के सुझा देगा, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि भई जो मेल है, मेल को
सजा मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ हमें जेंडर भी देखना है कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं। दूसरा चीज़, हमें कम्युनिटी को नज़र में रखना है। कम्युनिटी कि जिस पर रेप हुआ है जिसका, वो क्या लोअर कास्ट की है, लोअर कास्ट या अपर कास्ट की है, अपर कास्ट। अमूमन देखा जाता है कि अपर कास्ट जितने भी केसेस आए हैं मोस्टली में, अपर कास्ट के लोग ज़्यादा वो उसको लोअर कास्ट के ऊपर ज़्यादा अत्याचार करते हुए पाए गए हैं। तो अगर लोअर कास्ट है, जिस पर अत्याचार हुआ वो लोअर कास्ट है, तो उनके ऊपर अलग तरीके से जो एक्टर है उसके ऊपर अलग तरीके से चार्ज होगा। अपर कास्ट रहते हैं तो अलग चार्ज हो जाता है, थोड़ा-सा उसमें सॉफ्टनेस वगैरह जो भी आ जाता है, अलग-अलग फैक्टर आते रहते हैं, ठीक है? तो हमें कम्युनिटी को भी ध्यान में रखना है। बाद में हमें ये देखना है उनकी मेडिकल हेल्थ मेडिकल हेल्थ के बारे में। जैसे कि कई बार एक बार ये घटना हुई थी कि एक महिला थी, उसका रेप हुआ, ठीक है? उसके बाद वो महिला गई पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने रेप किया, ठीक है? पहले तो वो जब आ रही थी तो उसने लिफ्ट ली किसी ट्रक ड्राइवर वगैरह से, तो वहाँ पर ट्रक ड्राइवर ने उसका रेप किया। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट लिखाने, तो पुलिस वालों ने रेप किया, ठीक है? अब सोचो ऐसे सिचुएशन में अगर वो मेडिकलाइज़ हो जाती है, हॉस्पिटल में हो जाती है और हॉस्पिटल में भी अगर उसके साथ रेप होता है, तब तब उसकी मेडिकल कंडीशन में होते हुए, यानी कि किसी इंसान को जैसे वो बेड पर है, बेड पर किसी ने उसकी हत्या कर दी या रेप कर दिया, किसी ने उसे कुछ ड्रग्स दे करके उसके साथ गलत व्यवहार कर लिया, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अनजाने में किसी के साथ कुछ खिला करके, पिला करके, वीडियो बना लेना या कुछ कर लेना, तो उसके लिए हमें किस तरीके से सज़ा देनी है जो एक्टर है ना? तो हमें विक्टिम की मेडिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए तुरंत जब कुछ होता है तो पहले मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए जाता है, ताकि सारा का सारा रिपोर्ट जज के पास जाएगा, तो जज देखता है सब कुछ कि अच्छा क्या है, कैसा है, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद फैसला लेगा वो, ठीक है? तो ये पहला चीज़ हो गया कि हमें बैकग्राउंड देखना है विक्टिम का, ठीक है? उसके बाद दूसरा होता है कि जब ये कोई केस हुआ, ठीक है? कोई केस हुआ, तो उसके बाद सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है? जैसे कि सर्कमस्टेंसेस बिफोर एंड आफ्टर केस, बिफोर एंड आफ्टर केस। जैसे होता है ना कि के किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, अगर जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत लो कास्ट से बिलॉन्ग करता है, तो लोग उसके परिवार वालों को डराते हैं, धमकाते हैं, मार देंगे, अपना केस वापस ले लो, ऐसे-ऐसे सारा का सारा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है, एक सर्कमस्टेंसेस में पहली चीज़ हो सकता है कि जो डूअर है, एक्टर है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो इन्वॉल्व हो, ठीक है? फिर दूसरा चीज़ हमें देखना है कि क्या किसी ने किसी को उकसा करके या पैसे दे करके ये उसको मरवाया है, ठीक है? जैसे कि एक मूवी आई थी विक्रम वेदा करके, उसमें देखो स्टोरी ये बहुत सही है कि उसमें जो अ, विलन रहता है, विलन के भाई को लोग मार देते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो किसी के कहने पर मारते हैं और ऐसा फर्जी केस बनाते हैं कि उसका जो भाई रहता है, वो ड्रग्स या किसी चीज़ का सप्लाई कर रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है। तो इसमें भी यही चीज़ हमें देखना है कि किसी ने जानबूझकर एक्ट किया है या किसी के द्वारा करवाया गया है, तो हम जिसने किया है उसको तो सज़ा देंगे ही, हमें उसे भी तो देखना पड़ेगा कि जिसने करवाया है, अगर आज वो किसी को मरवा सकता है, तो कल वो किसी और को मरवा सकता है, तो उस पर भी रोकथाम लगानी पड़ेगी हमें। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे हम कहते हैं पैसिव इन्वॉल्वमेंट, है ना? पैसिव इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व मैं इन्वॉल्व लिख देता हूँ, पैसिव इन्वॉल्वमेंट। और तीसरा चीज़ हो सकता है कि कोई पर्सन
केस में इन्वॉल्व ही ना हो, उसे झूठा फंसा दिया गया हो। नो इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। यूं ही केस बना दिया गया हो कि मान लो उसका कोई रिजल्ट होने वाला हो, आईएएस बनने वाला हो, और उसके पड़ोसी ने किसी केस में झूठा फंसा दिया कि इसने हमारी लड़की को छेड़ दिया है। अब उसके ऊपर जो है चार्ज लग गया। अब उसका वेरिफिकेशन होगा तो उसके करियर के लिए गड़बड़ हो जाएगा, उसको फिर आईएएस बनाएंगे नहीं, बोलेंगे कि पहले से इसके ऊपर चार्ज चल रहा है, क्या ही आईएएस बनेगा ये, है कि नहीं। तो हमें सर्कमस्टेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो विक्टिम है या बेनिफिशियरी है, वो केस से पहले या केस के बाद उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या वो इन्वॉल्व हुआ है। जैसे जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि भाई इसने काम किया है, उसका इन्वॉल्वमेंट था भी या नहीं था। ठीक है। मतलब पांचवा चीज हम देखते हैं, लास्ट थिंग, कि हमारी कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑफ एक्ट। जो काम हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़े हैं। देखो, पहली चीज की इम्पैक्ट किस पर पड़ा है, ऑन हुम, ऑन हुम, किस पर पड़ा है। हो सकता है कि इसमें पहली चीज तो विक्टिम पर पड़ा ही होगा, विक्टिम है ना, जिसके साथ घटना हुई है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, कभी कभी विक्टिम के साथ साथ सोसाइटी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जब निर्भया रेप केस हुआ था तो दिल्ली में ये कांड हुआ, तो दिल्ली में जैसे ही निर्भया रेप केस हुआ है, उस घटना को सुन करके निर्भया के परिवार वाले तो उन पर जो बीती सो बीती। वहां पर जितने भी फीमेल थी दिल्ली में, वो पूरी तरीके से डरी हुई थी। जो लड़कियां बाहर से पढ़ने के लिए आई हुई थी, उनके घर वाले डरे हुए थे। लोग अपनी बेटियों को दिल्ली भेजना नहीं चाह रहे थे, है कि नहीं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो पूरी की पूरी सोसाइटी इम्पैक्टेड हुई कि नहीं उस एक घटना से। हाँ? तो अगर ऐसे केस में अब सरकार या जो जज रहता है, अगर ऐसे सिनेरियो में केस को बहुत लंबा खींच देता है तो उसका फिर कुछ मतलब नहीं निकलता है। केस जैसे हुआ 2005 में, उसका तुम फैसला सुना रहे हो 2020 में, तो उस फैसले का कोई मतलब नहीं है। न्याय वही होता है जो वक्त पर मिल जाए, हाँ? तब उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भारत में ऐसा है नहीं। भारत में तो मुझे लगता है जो वकील हैं वो लोग भी ऐसा नहीं कि वो इथिक्स नहीं पढ़ते हैं, बट वो इथिक्स पढ़ करके उसका मिसयूज कैसे करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। जब आप फिलोसफी पढ़ोगे तो फिलोसफी में कैसा है ना कि एक वाक्य आता है कि पहले कहा जाता है ना कि पूरे जो लोग हैं संसार में वो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, वी आर द सन ऑफ गॉड। ठीक है। तो जो शैतान था, शैतान सोच रहा था मेरा कोई औलाद नहीं है। तो जिस दिन वकालत शुरू हुई और वकीलों को देखा शैतान ने, तो शैतान के मुंह से निकला कि आज हम साहिबे औलाद हो गए। मतलब वकील इतना खतरनाक हो चुका है, उन्हें एक एक लूप होल के बारे में वो हर नियम कानून में ऐसे ऐसे रास्ते निकाल देते हैं कि शैतान भी पागल हो जाए कि ये तो पक्का एकदम मेरे ही कैटेगरी का है, मेरा ही बेटा है ये। समझा। तो पहली चीज हमें क्या देखना है कि किस पर इम्पैक्ट पड़ा, ऑन होम। दूसरी चीज हमें देखना है कि कितने लंबे समय तक इम्पैक्ट पड़ा, टर्म। ठीक है, टर्म। और तीसरी चीज हमें देखना है कि डाइवर्सिटी क्या है। मैं समझाता हूं अभी। डाइवर्सिटी थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसलिए मैं पहले अब ज्यादा लिखूंगा नहीं। अब देखो, टर्म में दो चीजें हो सकती हैं, एक शॉर्ट टर्म, मैं एसटी लिख देता हूँ, और एक लॉन्ग टर्म। मैं भी समझा दूंगा, पहले लिख देता हूँ। फिर दूसरा डाइवर्सिटी में तीन चीजें कि जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। फिजिकल फिजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या फाइनेंशियल। ठीक है। अब देखो,
अब यहाँ पर समझो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें कि जैसे जिसके साथ दुष्व्यवहार हुआ है, उसके शरीर पर चोटें लगी, घाव लगा, वो घाव महीने, 6 महीने में भर जाएँगे। लेकिन लेकिन उसके मन में जो चोट लगी है, वो घाव क्या भर पाएगा? हो सकता है कि उसे उभरने के लिए उस सिचुएशन से उभरने के लिए 3 से 4 साल लग जाए, या हो सकता है कि कोई इंसान ज़िंदगी भर ना उभर पाए। तो जो इंटरनल वुंड होती है, घाव होती है, उसका लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो हमें दिखाई देता है फिजिकल चोट होती है, उसका शॉर्ट टर्म प्रभाव होता है। समझ में आया? तीसरा अगर हम डाइवर्सिटी में देखें, तो जैसे शरीर पर चोट लगा, ये फिजिकल इम्पैक्ट है कि तुम्हारे शरीर पर चोट लगा है। लेकिन उस घटना का तुम्हारे साइकोलॉजी पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, हो सकता है कि किसी के परिवार में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि वहाँ उनके घर का जो बच्चा हो, वो ये समझ जाए कि ये पूरी सोसाइटी हमारी दुश्मन है और वो सबको ढूँढ-ढूँढ के मारना शुरू कर दे, है ना? तो उसके उसके साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा उस एक्शन का जो काम हुआ। उसी तरीके से हो सकता है कि मान लो कि एक आतंकवादी ने किसी अ, बोगी का ट्रेन का बोगी उड़ा दिया। उसमें बहुत सारे महिलाएँ और बहुत सारे जो है ये मेल मर गए। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे फीमेल या ऐसे मेल की डेथ हुई हो, जो अपने घर में इकलौते हुए रहे हों, वही कमाने वाले रहे हों। अब उनकी मृत्यु की वजह से उनके घर पे पूरी की पूरी फाइनेंशियल बर्डन कौन सँभालेगा? वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर हम ओवरऑल एस्पेक्ट में समझे, तो किसी भी काम का इन 5 चीज़ों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और हमें अगर ये समझना है कि अच्छा कोई भी काम मोरल है या इमोरल है, तो उनमें हमें 5 फैक्टर को ध्यान में रख करके ही अपने इसमें कहीं कोई क्लियर मतलब कहीं डाउट? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में